मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। जो शिक्षा नीति जो आई है उस पर थोड़ी सी ओपन बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक घटना के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, वो मॉरिशस को लेकर है। कल की दूरदर्शन न्यूज़ में भी आपने देखा है और बाकायदे रेडियो न्यूज़ में भी है और आज के अखबारों में उसे बहुत थोड़ी सी जगह मिली है। देखिए, मैं यहाँ एक बात बता दूं कि आप न तो दूरदर्शन न्यूज़ को अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक कंप्लीट मीडिया मानिए, न आप रेडियो न्यूज़ को कंप्लीट मानिए और न न्यूज़पेपर को कंप्लीट मानिए। ऐसा नहीं कि इसमें से किसी एक माध्यम से आपका काम चल जाएगा। ये तीनों माध्यम आपको चाहिए और तीनों माध्यम एक दूसरे के पूरक हैं, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। तीनों एक दूसरे के पूरक है। कभी कुछ चीजें उसमें आ जाती हैं तो इसमें नहीं आती हैं, इसमें आ जाती हैं तो उसमें नहीं आती हैं। इन तीनों पर आपको बाकायदे ध्यान देना होगा। अब आप देखिए कि दूरदर्शन न्यूज में बाकायदे मॉरिशस के बारे में दिखाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण है, फिर उनके वहां के प्रधानमंत्री के भाषण है और फिर कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए। न्यूज़पेपर में उसे इतनी जगह नहीं मिली। ठीक है, न्यूज़पेपर का रीडर ग्रुप अलग है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो बाकायदे ऑफिशियल मीडिया में उसे प्रधानता दी ही जानी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक प्रत्याशी के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में डेफिनेटली आपको राष्ट्रीय एंगल लेकर चलना होगा। अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। रीडर के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना। अखबार तो रीडर के इंटरेस्ट को लेकर के चलेंगे, जो दूसरे हमारे चैनल्स हैं वो भी व्यूअर्स के इंटरेस्ट को लेकर के चलेंगे, लेकिन जो हमारा ऑफिशियल मीडिया है, जो दूरदर्शन है, वो राष्ट्रीय इंटरेस्ट को लेकर के चलता है। राइट? तो मुझे लगा कि ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो दोस्तों, जो मॉरिशस है, थोड़ी सी मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मॉरिशस में गया हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य। उस समय शंकर दयाल शर्मा जी शायद उपराष्ट्रपति थे या राष्ट्रपति बने थे। थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। 150 वर्ष वहाँ भारतीयों के पहुँचने का वो उत्सव मनाया जा रहा था, तो उस उत्सव में शंकर दयाल शर्मा जी गए थे। तो मुझे मॉरिशस को बहुत नज़दीक से देखने का, महसूस करने का और वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जब पूरी की पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद फैल रहा था, आपको मालूम है कि ब्रिटेन है, फ्रांस है और आपका जो हॉलैंड है, ये कुछ ऐसे देश थे, स्पेन, ये सब के सब दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में जाकर के अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे। राइट? भारत में जैसे इंग्लैंड आ गया। हालांकि देखिए, इससे पहले फ्रांस वगैरह आ चुके हैं, है ना। उनमें आपस में झगड़ा हुआ और फिर अंततः इंग्लैंड को सफलता मिली, ब्रिटेन को सफलता मिली कहना चाहिए, और ब्रिटेन यहां का शासक बन बैठा। तो इस तरह से इन्होंने दुनिया के बहुत से हिस्सों पर अधिकार किया। तो उसमें आइलैंड भी थे, कुछ ऐसे जगह थी, स्थान थे जहां पे आबादी नहीं थी लेकिन जमीन थी। तो अब वहां ये सब क्या करें? तो इन लोगों ने उन स्थानों से लोगों को उन आइलैंड्स पर भेजना शुरू किया जहां पर इनका अधिकार था। मॉरिशस से भारत के लोग भेजे गए। मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड है, हार्डली 2000 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर को आप मोटे तौर पर कह लीजिए कि 200 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर अगर कोई चौड़ा है, या 50 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा है, तो दो हो जाएगा आपका। कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब बहुत छोटा सा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। मैथमेटिक्स में तुरंत करके बता रहा हूं तो शायद गलत हो जाए, आप देख लीजिएगा। 2000 स्क्वायर किलोमीटर कोई ज्यादा होता नहीं है। राइट? 2000 स्क्वायर किलोमीटर मोटे तौर पर, जो और आबादी भी हो लगभग 13.25 लाख की आबादी। हमारे किसी भी शहर की आप कल्पना कर लीजिए जो 14-15 लाख की आबादी का शहर हो, केवल इतना बड़ा देश है। तो वो आइलैंड था। तो आइलैंड में हमारे यहाँ से बहुत लोगों को भेजा गया। कई जगह थे उसमें, मॉरिशस भी है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, फिजी है, इन सब का नाम आप सुनते हैं। इसीलिए न्यूज में आपने सुना होगा कि भारतवंशी, मतलब ये जो अभी प्रधानमंत्री हैं, कभी राष्ट्रपति बनते हैं, कभी और, तो ये ठीक है, अब तो वहीं जाकर के बस गए, लेकिन ये भारतवंशी, ये भारत से कभी गए थे। तो इन लोगों को बाकायदे कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा जाता था, वहां वो चले जाते थे और फिर मजदूरी करते थे। अब वहां से वापस नहीं आ पाते थे और ब्रिटेन का आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट भी इसी में था कि वो वापस ना आए, तो वो वहीं बस जाते थे, वहीं रहने लगते थे और उनकी बड़ी दुर्दशा होती थी। ये नहीं कि वहां वो बहुत अच्छी स्थिति में रहते थे। तो दोस्तों, वो वहीं रह गए और फिर रहने के बाद अब धीरे धीरे वो विकसित होने लगे। तो मॉरिशस की एक जो भाषा है, बड़ी इंपॉर्टेंट भाषा है, वो भोजपुरी, जो नंबर 2 पर है। मॉरिशस में जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, उसे कहा जाता है क्रियोल।
दूसरे नंबर पर जो आती है 84-85% तो लोग क्रियोल बोलते हैं, लेकिन 5% लोग हैं जो भोजपुरी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ के भोजपुर क्षेत्र से वहाँ बहुत लोग गए हैं। तो वहाँ लोगों को आप भोजपुरी बोलते हुए सुनेंगे। जब आप ट्रैवल करेंगे मॉरिशस में तो देखेंगे कि आपको बाकायदे लोगों के आंगन में तुलसी के पौधे लगे हुए दिखाई देंगे और दूर से ही आपको झंडा लगा हुआ दिखाई देगा, भगवा झंडा लहरा रहा है, और वहाँ बाकायदे आपको गंगा तालाब भी दिखाई देगा। हर व्यक्ति जब यहाँ से गया तो कहते 3-4 चीजें लेकर के गया था। एक तो कंठी माला उसके पास थी, दूसरा लुटिया उसके पास थी जिसमें गंगा जल था, और सबके पास हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की प्रतियां थी। तो वहाँ इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जब आप मॉरिशस जाएंगे तो आपको कभी कभी लगेगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में ही आ गए हों। तो दोस्तों, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग बनी है वो भारत की सहायता से बनी है। भारत ने उसमें $3 करोड़ की सहायता दी है, और भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत ही अच्छे संबंध है। मॉरिशस की जो लोकेशन है वो हिंद महासागर में, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हिंद महासागर में मॉरिशस है तो भारत के लिए वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, स्ट्रेटेजिक है ना, सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मैंने थोड़ी सी बात आपको मॉरिशस के बारे में बैकग्राउंड बताई है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय पर मैं बहुत ज़्यादा आपसे चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। शिक्षा नीति। दोस्तों, इसके बारे में कल हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की थी। आज अखबारों में आपको शिक्षा नीति पर अब आप देख रहे हैं कि ढेर सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। एडिटोरियल कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। अभी एडिटोरियल कमेंट्स आए हैं, बहुत जल्दी एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। इस पर अब डेफिनेटली बहस होगी, और बहस होनी भी चाहिए। कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या कमियां हैं, क्या इससे फायदे हो सकते हैं, क्या क्या और होने चाहिए थे। एक तरह से विचार मंथन होगा। मेरा सजेशन आप सबको यह है कि बाकायदे आप बहुत ध्यान से इन आर्टिकल्स को पढ़ें और इस पर नोट्स बनाते चलें, और थोड़े से व्यापक नोट्स बनाएं। जब मैं नोट्स बनाने की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब पॉइंट्स से है। आप बिंदुवार नोट्स बनाएं, या यूं कह लीजिए कि 1-2 लाइन लिखते चलें। ये मत सोचिए कि आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है या उसके पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो नोट करना है, नॉट एट ऑल। जब आप लगातार इस तरह के आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि विश्लेषण की क्षमता आपको ऑलरेडी डेवलप होती आपकी चली जाएगी। यहां आपको 2 पक्ष ध्यान में रखने। पहला तो यह है कि अभी जो बातें कही जा रही हैं, दूसरा इसका पक्ष है कि अभी तक हमारी जो शिक्षा थी उसकी क्या कमियां थी। कमियां ना भी कहें तो आप यूं कह लीजिए कि उसका स्वरूप क्या था, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि अभी हमारे पास जो अपनी शिक्षा की का परिदृश्य है वो कैसा है, और अब जो नया परिदृश्य आने वाला है वो हमारे इस पुराने परिदृश्य को कितना बेहतर बना सकता है। यानी कि हमारी शिक्षा नीति की अभी जो कमियां हैं, उसकी जिन बातों को लेकर के आलोचना होती है, क्या वर्तमान शिक्षा नीति उन कमियों की भरपाई कर सकेगी? पहली बात। दूसरी बात कि क्या यह सच में विश्व स्तर की शिक्षा पद्धति का मुकाबला कर सकेगी? टेक्नोलॉजी आ गई है। पहली जो शिक्षा नीति आई थी उस समय टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी भारत में, इससे पहले वाली जो 86 में आई है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हावी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये जो शिक्षा है कितना उसकी मदद कर सकेगी, कितना उससे संघर्ष कर सकेगी, उसका कितना लाभ उठा सकेगी, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों, मैं फिलहाल इस पर अभी कुछ भी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं आपके दिमाग को अभी बिल्कुल ओपन रख रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी बात कह दूंगा तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उससे प्रभावित होगा, और आपके जो आर्टिकल्स को पढ़ने की जो बिल्कुल एक स्वतंत्रता होती है वो बाधित हो जाएगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, साथ ही मेरी शुभकामनाएं भी कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।